भारत में जेन जी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। जी हाँ, आजकल हम देख रहे हैं भारत के दिल्ली शहर में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहे हैं और उसके पीछे है मेन किरदार कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि साउथ इंडिया से जिसने जन्म लिया, जो इंडिया के चीफ जस्टिस ने उनके बारे में जब कमेंट्स दिए तो उन्होंने जिद में आकर ये पार्टी अनाउंस की, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस प्रोटेस्ट में भी इनका एक वाइटल किरदार है। और ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुए, ये हमने देखा कि भारत में एक मेडिकल टेस्ट का पर्चा लीक हो गया, जो अक्सर पाकिस्तान में भी हुआ करता है। और बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान भी ले ली कि हमने सारा साल मेहनत की, ये पर्चा लीक हो गया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट्स की मेहनत ज़ाया हो गई। तो सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं, ये छोटी सी चीज़ थी जिसकी वजह से सारे प्रोटेस्टर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, जेन जी और भी सेगमेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया। और दिल्ली की पार्लियामेंट के करीब हमने देखा कि उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। जंतर मंतर का इलाका है, वो बड़ा हिस्टोरिकल इलाका है। वहां पर पुलिस आ गई, पैरा मिलिट्री की फोर्सेस आ गई क्योंकि वो हसास एरिया था उनका। वो डंडे बरसाए उन्होंने, आंसू गैस, शेलिंग। और वो पूरा, अब सारी दुनिया कह रही है कि साउथ एशिया में ये जो तकरीबन हर मुल्क में इनकलाब आ गया है, अब मोदी सरकार की बारी है, जेन जी निकल पड़ी है। और वो ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी हुकूमत को रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली मोदी ने भी कई दिन बाद इसको एक्नॉलेज किया है और मोदी ने कहा है कि जी हम इस हवाले से एक्शन लेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन इसमें हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट नजर आ रही है। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें स्टूडेंट्स के, तो वो बड़ी लान तान कर रहे हैं मोदी सरकार को। और इसके अलावा भी तनकीद का दायरा वसी होता जा रहा है। बॉलीवुड के एक्टर्स, उनके सेलिब्रिटीज, उनके सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन पार्टीज सब इकट्ठी हो गई हैं। और हमने राहुल गांधी को भी देखा कि जिस तरह उनको पुलिस पकड़ रही थी। और डेफिनेटली इससे ऑपोजिशन भी कुछ फायदा हासिल करना चाह रही है कि मोदी की बैशिंग हो रही है, लिहाजा ये अच्छा मौका है उसको गिराने का। इससे पहले हमने प्रोटेस्ट देखे थे भारत में 2019 में, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, उस हवाले से कितने एहतजाज हुए थे, ये हमने कवर किया था आज से तकरीबन 7 साल पहले। और इसके अलावा पंजाबियों का प्रोटेस्ट हुआ था, जो इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर एक भत्ता लेने की कोशिश की थी, वो भी इसको वापस ले लिया गया। तो मोदी सरकार को इससे पहले 2 बड़े चैलेंजेस वो फेस करना पड़े और अब ये तीसरा बड़ा चैलेंज, ये जेन जी निकल पड़ी है। और जेन जी जब भी निकली है पिछले 3-4 सालों में, उसने तख्ता उल्टा के ही दम लिया है, उसने शेख हसीना वाजिद को दौड़ा के ही दम लिया है। तो अब ये मोदी के खिलाफ आ गया है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जो जमा हुई नफरत है पिछले 12-14 सालों की, वो अब निकल के बाहर आ रही है और लोग खुलकर मोदी की बैशिंग कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हम भारत में क्या ट्रेंड देख रहे थे कि बहुत सी सेलिब्रिटीज, बहुत से लोगों को फोर्सफुली मोदी की तारीफ करनी पड़ती है क्योंकि वो वहां की एक एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट को आप इतनी आसानी से नाराज नहीं कर सकते। अब वो एस्टेब्लिशमेंट चैलेंज हुई है जब लोग देख रहे हैं कि डंडे बरसाए जा रहे हैं। भारत में ये चीजें ऑब्वियसली इतनी नॉर्मल नहीं है जैसा कि बहुत सी जगहों पे नॉर्मलाइज हुई हैं, लेकिन भारत में पहली बार यंग लोगों को दुनिया ने डंडे पड़ते हुए देखे हैं। इसकी वजह से गुस्से की एक शदीद लहर पाई जाती है और मोदी के खिलाफ अब ये जो सारी भड़ास थी, अब वो एक ही साथ निकल रही है और लोग कह रहे हैं कि ये डिक्टेटर है, ये फलाना है, ये टमकाना है। ध्रुव राठी की वीडियोस ने भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था इलेक्शन के दिनों में और मोदी ने बड़ी थिन मेजोरिटी हासिल की थी। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि मोदी खुलकर नहीं जीत पाया था, बड़ी मुश्किल से उसको वो मिली थी जिससे उसने हुकूमत बनाई। और भारत की जो ऑपोजिशन अलायंस है उसने काफी ज्यादा उनके मुकाबले में मिलकर सीटें हासिल की। तो अब हम देख रहे हैं कि भारत में लिबरल प्रोग्रेसिव वॉइसेस हो, सिविल सोसाइटी हो, सेलिब्रिटीज हो, ऑपोजिशन हो, सारे मोदी के खिलाफ एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं। और जेन जी, तो ये डेफिनेटली मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और भारत में भी डेमोक्रेसी की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है जो हमें लगता है कि जी हमारे ही हालात बुरे हैं। भारत में भी इन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, इनको गायब किया है, इन पर केसेस बनाए और अब भी इनकी ये कार्रवाइयां जारी हैं। और इसमें हमने लद्दाख के एक बहुत काबिल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का भी प्रोटेस्ट देखा। वो भूख हड़ताल पर चले गए और तकरीबन 18-19 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उनको भी पुलिस उठाकर ले गई। तो ये पूरा एक मोमेंटम बना है मोदी सरकार के खिलाफ, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके लिए एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकता है। और हम जो डिफरेंट तज्जिए सुन रहे हैं भारत के अंदर से, उसमें एक चीज ये भी नजर आ रही है, मतलब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल बना दिया गया। डेफिनेटली हम अक्सर ये बात उठाते हैं कि यहाँ पे भी तबाही फेर दी है डेमोक्रेसी की।
लेकिन वहां भी लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत में प्रोटेस्ट करना नॉर्म ही नहीं रहा। यानी पहले जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे, मोदी सरकार ने इतनी सख्तियां कर दी हुई हैं कि लोग अब निकलते नहीं है डर के मारे। तो ये यूथ ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और वो निकली है, और इसमें भारत की ज्यादातर यूथ इसमें यूनाइटेड नजर आ रही है। इसमें जो भी स्टेट हो या कोई भी रिलीजन हो, सारे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। और आप अंदाजा लगाएं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये तो साउथ से निकली हुई एक पार्टी है, उसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। और मोदी की इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत होने की भी एक बहुत बड़ी रीजन है बीजेपी और उनके आरएसएस से लिंक्स। आरएसएस को भारत में वहां की इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है जिनकी लोकल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और बीजेपी उनकी अतात करती है। इसी वजह से बीजेपी के सर पे हाथ है और वो 14-15 सालों से हुकूमत में है। और डिफरेंट मौकों पर हमने देखा है कि मोदी को जब भी इस तरह के चैलेंजेस आए हैं, आरएसएस के खुफिया लोग भी निकले हैं मोदी सरकार को बचाने के लिए। मास्क मैन हमें हर जगह नजर आए हैं भारत के इन प्रोटेस्ट में। वो खुफिया लोग कौन होते हैं? वो भारत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो बीजेपी और आरएसएस के एलिमेंट्स होते हैं। और इसको मजीद मोदी ने सॉलिडिफाई करने की कोशिश की है इन बिलियनर्स को सपोर्ट करके, अदानी, अंबानी, इस तरह के लोगों को, ताकि फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स के जरिए भी फायदा उठाया जा सके और पावरफुल रिसोर्सफुल लोगों की बैकिंग हो इनको। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती। पाकिस्तान में लोग निकलते तो हैं, लेकिन हमने ये स्ट्रेटजी आपको 1-2 वीडियोस में बताई हुई है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद को कैपिटल क्यों बनाया था। यानी कराची जो कि एक ट्रेडिशनल सिटी था, वहां से मूव किया और एक नया शहर आबाद किया। और उसके पीछे एक थिंकिंग ये भी थी कि पाकिस्तान में इस तरह के रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट कामयाब ना हो सकें, जिस तरह के आपके पुराने शहरों में और पुराने दारुल खिलाफों में होते हैं। खटमंडू नेपाल में हो, चाहे या फिर भारत में दिल्ली हो, या बांग्लादेश में ढाका हो, ये हैं सेंटर्स जहां पर आपकी पुरानी पॉपुलेशन बसती है। और इस्लामाबाद में एक नई पॉपुलेशन को बसाया गया और उनको जॉब ओरिएंटेड बनाया गया कि बेचारों के पास टाइम ही ना रहे प्रोटेस्ट निकालने का। और आपने देखा है सर कि इस्लामाबाद को ये ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोटेस्टर 2 साइड से आ रहे होते हैं, एक पंजाब से, लाहौर से ज्यादा, और फिर केपी से, पेशावर वाली साइड से। तो वो दोनों मोटरवेज को ब्लॉक कर दिया जाता है कि जी इस्लामाबाद में कोई एंटर ही ना हो सके, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस्लामाबाद के बासियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1965 में भाम गई थी कि ये एक कितनी रिस्की गेम है कराची का कैपिटल होना, या इवन लाहौर का, या इवन मुल्तान का, क्योंकि ये पुराने सेंटर्स हैं। यहाँ पर लोगों में एक थिंकिंग होती है, एक इज्तिमाइयत होती है, और वो अगर निकले तो एक बड़ा मोमेंटम बना सकते हैं जो कि इस्लामाबाद नहीं बना पाता। इस्लामाबाद में जब भी आपने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, धरने देखे हैं, वो ज्यादा दूसरे शहरों वालों ने किए हैं, पेशावर, लाहौर या कोयटा वालों ने। और अगर कराची कैपिटल होता तो बड़ी तादाद में लोग निकल सकते थे, उसको जैम कर सकते थे। तो वो एक फाइनेंशियल सिटी भी था, तो ज्यादा इनका फायदा यही था इस्टेब्लिशमेंट का कि इस्लामाबाद इसको मूव किया जाए ताकि कोई प्रोटेस्ट कामयाबी ना हो। और इसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी हद तक कामयाब भी नजर आई है। और दूसरा इसमें एक ये भी हमने किरदार डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन बाकी ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट से बहुत मजबूत है इंटरनल सिचुएशन की बात करें तो। यानी अगर उन्होंने किसी चीज को मैनेज करना हो तो वो जोर लगा के कर लेते हैं मैनेज। वो अलग बात है कि उसके बाद में आपको नेगेटिव आउटकम्स नजर आते हैं, डिफरेंट सूबों में मजीद अनरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन वक्ती तौर पे वो उस इनकलाब टाइप सिचुएशन को रोक लेते हैं क्योंकि ये अपने मुल्क में ज्यादा पावरफुल हैं दूसरी स्टैब्लिशमेंट्स के मुकाबले में। बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल हुई है पिछले 14-15 सालों में, लेकिन पता कोई नहीं होता। हमने खुद देखा है कि शेख हसीना वाजिद भी तो वहाँ की एक स्टैब्लिशमेंट थी, भारत की सपोर्ट थी, मिलिट्री की सपोर्ट थी, पूरा सिस्टम उनके अंडर था। लेकिन जब यूथ निकली है और यूथ पीछे नहीं हटी तो उन्होंने भगा के ही दम लिया है। और वहाँ की जो मिलिट्री थी उनको फिर मजबूरन साइड बदलनी पड़ी और उन्होंने प्रोटेस्टर्स को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होती है उसका पलड़ा जरा भारी होता है, और अगर उसके खिलाफ कोई पार्टी प्रोटेस्ट करेगी तो चांसेस हैं कि वो कामयाब ना हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो पूरी मूवमेंट है, ये भारत के अंदर जो हम देख रहे हैं जेन ज़ी का प्रोटेस्ट, क्या ये मोदी सरकार को एक सीरियस चैलेंज देगी? क्या इससे मोदी हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी या मोदी की इस्टेब्लिशमेंट इस पर काबू पा लेगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी
प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।